हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके इंटरपोलेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे ऑलरेडी 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम एक नया फॉर्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, उसका यूज करना सीखेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट की, जब हम इंटरपोलेशन के इतने फॉर्मूले कर चुके हैं तो फिर नया फॉर्मूला क्यों? सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए आपको कि जब हम इतने सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं तो नया फॉर्मूला क्यों? उसका स्टूडेंट रीज़न ये रहेगा कि यदि आपने क्वेश्चन को ढंग से देखा, गौर किया हो, तो शायद कुछ उनकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेशन एरर में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था, यदि आपको याद हो, जो 2 की पावर n के फॉर्मेट में था, तो उसकी f5 चाहिए था, 2 की घात 5 32 होती है, जाती है 32 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर शायद मेरे हिसाब से 33 पॉइंट समथिंग आए थे। तो वो एरर था या नहीं था उसमें? तो हमारी कोशिश ये रहती है स्टूडेंट कि जितनी ज़्यादा एरर हो वो क्या हो, कम हो। ये जो एरर है, जितना हमें एक शुद्ध मान मिले, एक अच्छा क्लियरली रिजल्ट मिले, वो बेटर ऑप्शन होता है या नहीं होता? नहीं, वैसे तो स्टूडेंट जब काम तो किसी से भी चलाना तो पड़ेगा, लेकिन कोशिश तो ये रहती है ना, जो भी अगर मान लो 4 ऑप्शन हो, चारों ही सूटेबल हो उस क्वेश्चन के लिए, तो फिर क्या चुने? ऐसा क्वेश्चन यदि मान लो, जैसे कंपटीशन एग्जाम आप देते हो, तो वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसके वैल्यू बताओ, वहाँ पे 4 वैल्यू और चारों अप्रोक्सीमेट अरेंजमेंट हो रही हो, फिर क्या करोगे? तो उन चारों में से जो सुटेबल वैल्यू होती है ना, फिर हम उसी को चुनेंगे। तो बस यही एक रीज़न है कि हम कुछ और फॉर्मूले जो हमें भी इंटरपोलेशन के ऊपर पढ़ने हैं, लेकिन सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ऐसा क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं। उसके बाद इसके कुछ डेरिवेशन करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक्स ये कंसेप्ट आते थे, x1 x2 x3, कुछ ऐसा। एक बार मैं इसको नंबरिंग नहीं देता हूँ, सीधा एक्स एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ये x, ये x, ये x, ये x, y y y y y y। तो स्टूडेंट देखो, हमने न्यूटन के दो फॉर्मूले यूज किए थे, लैग्रेंज के भी यूज किए। हमने दो तरीके फॉर्मूले पढ़े ना, एक तो फॉरवर्ड होता है, एक होता है बैकवर्ड। अब बात आती है, मैंने ये, अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉरवर्ड कब यूज होगा और बैकवर्ड कब यूज होता है। ये दोनों केस आपको मेरे बताए नहीं, यदि आपको माइंड में फीड है तो। पर हो सकता है कोई स्टूडेंट भूल चुका हो, तो कुछ इट डजेंट मैटर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, देखो, यदि जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जो भी आपको वैल्यू चाहिए एक्स के अकॉर्डिंग वाई की, वो वैल्यू यदि ज्ञात करनी होती थी, यदि वो ऊपर वाली वैल्यू के नज़दीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आराम से सुनने की कोशिश कीजिए, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए एक्स की जिस वैल्यू के लिए, यदि वो ऊपर वाली वैल्यू के नज़दीक है, यदि वो ऊपर वाली वैल्यू के नज़दीक है, तो आप फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करते हो। आपको सर क्यों? रीजन एक ही है, एरर कम होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सही आएगी, रिजल्ट कुछ अच्छा आएगा। ठीक है, यदि आप ऊपर वाली वैल्यू के लिए फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करते हो ना, वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि रिजल्ट में जो त्रुटि, जिसे आप कहते हो एरर करते हो, वो बहुत कम होता है। यदि जो वैल्यू आपको नीचे वाले के लिए पता करनी है, तो जैसे मान लो ये वैल्यू के पास की ही कोई वैल्यू हो, तो आप बैकवर्ड यूज करती हो, क्योंकि रिजल्ट और थोड़ा सुटेबल हो जाता है। परंतु यदि जो वैल्यू हमें चाहिए वो बीच की वैल्यू के पास हो, बात समझ आ रही है? जो मेन कंसेप्ट है बच्चों में कहने का, वो समझ आ रहे हैं कि जो वैल्यू हमें चाहिए वो यदि बीच वाली वैल्यू के कहीं पास में हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट बताइए, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? अभी भी कोई डाउट है? यानी हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमें जो वैल्यू चाहिए वो बीच वाली वैल्यू के ही नज़दीक हो, तब हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज यदि ऊपर वाली के नज़दीक हो तो न्यूटन फॉरवर्ड, और नीचे वाले के नज़दीक हो तो न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला यूज किया जाता है। सिंपल स्पष्ट कारण यही है कि जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट
क्लियर यानी सही आएगी, ज़्यादा पास आती है, ठीक है। वरना वैल्यू तो आ जाएगी बच्चों, लेकिन मैं से मान लो आना चाहिए 32, वैल्यू आती है 36, और फॉर्मूले वाइज चलो तो 32 है तो 33 आती है। तो बच्चों देखो 32 एग्जैक्ट वैल्यू है, एक 36 है, एक 33, तो अप्रोक्सीमेट जो पास में है ना 33, तो बस इसी वजह से ये यूज किया जाता है, और कोई इसका ज़्यादा बड़ा रीजन नहीं है। तो इस केस में स्टूडेंट आप क्या करोगे, मान लीजिए ये जो एक्स है इसके नज़दीक आपकी वैल्यू है, इसके नज़दीक हो सकती है, इससे थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ी या छोटी, इसके नज़दीक का कहने मतलब जैसे मान लो ये 6 है, ये 10 है, ये 13, आपको 11 या 9 चाहिए, तो 11 तो 10 के ज़्यादा पास है। हालांकि आप 13 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि 11 के लिए आपको वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू 10 और 13 है, आप 13 लो ना, सेंटर 13 को मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एरर ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्वेश्चन का जो मेथड है वो बच्चों कंप्लीट हुआ होगा। बस मेरे कहने का मतलब 9 के लिए यदि आप 6 को मेन सेंटर मानो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो रिजल्ट आ जाएगा, आंसर भी आएगा, लेकिन सुटेबल वर्ड जो मैं कह रहा हूँ, यानी एक ऐसा आंसर जो अच्छा एक हमें सिनेरियो जनरेट कर देगा। तो इस तरीके के केस में स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप इसे मानोगे एक्स नॉट, इसे -1 2 कुछ ऐसे। देखो चौथी बात समझ आई या नहीं, कोई डाउट है? इसी के करस्पॉन्डिंग ही हो जाएगा सही है। फिर डेल वाई ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर आप समझ चुके हो, डेल वाई -3 आएगा, डेल वाई -2 आएगा, डेल वाई -1, यहाँ पे डेल वाई 0, डेल वाई 1, डेल वाई 2, ऊपर वाले के हिसाब से चल रहे हैं। ये स्टूडेंट एक बात सही, ये भी आप गलती कर रहे हो बार बार में, हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। कोई स्टूडेंट जो यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक कैसे कि वो क्या करते हैं, जैसे कंफ्यूजन है, इसकी सीधे में 0 मानते हो, फिर मानोगे कि ऊपर वाले के हिसाब से चलना हमेशा, ऊपर वाला -3 से क्रम चलेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। और बच्चों एक बात और, ये जो वैल्यू आती है वो इन दोनों की एकदम बीच में आपको लिखनी है, हालांकि लिखते तो बीच में ही आ रहे हो, ये नहीं है कुछ साइड में लिखते आ रहे हो, लेकिन बीच में लिखोगे ना उतना ज़्यादा बेटर, आपको फॉर्मूले में वैल्यू देखने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो डेल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई -3, डेल स्क्वायर बाई -2, डेल स्क्वायर बाई -1, डेल स्क्वायर बाई 0, डेल स्क्वायर बाई। इस तरीके से स्टूडेंट टेबल आगे बनती जाएगी और रिजल्ट आता जाएगा, ठीक है। एक बार इस टेबल को देख लीजिए, कोई डाउट है तो एक बार इस टेबल को बच्चों यदि आप दिमाग में बैठा लेते हो, तो कहने का अर्थ यही है कि आपको फिर क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं होगा। मैं बार बार स्टार्टिंग से भी कह रहा हूँ कि बच्चों इंटरपोलेशन के फॉर्मूले बहुत हैं। यदि मान लीजिए आप कहोगे सर सेंटर, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए और एकदम आपको बीच की सेंटर के पास की वैल्यू निकालनी हो, लेकिन फॉर्मूले का नाम आ जाए अलग, न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड, तब फिर आप वही लगाओगे, तब सेंट्रल यूज नहीं करना। कुछ 20 सोच रहे हो तब तो एरर आएगा सर, ज़्यादा एरर आएगा तो हम तो सेंट्रल यूज करेंगे, वो मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जो पूछा उसके अकॉर्डिंग जवाब दो, खुद के अनुसार तभी चलना है जब सिर्फ इंटरपोलेशन नॉर्मली पूछा हो, हमसे मेथड ना दिया हो। यदि मेथड का नाम दिया गया जाए, दे दिया जाए आपको, ये बोल दिया जाए कि इस मेथड से करो, यदि आपको मेथड का नाम देकर पूछ लीजिए ना, मैं ये बोल दे कि इस मेथड से ही करो, तब आप क्या करोगे, वो मेथड दिएगा। अब चाहे सेंटर पे हो चाहे नीचे हो, यदि मान लो सेंटर में देकर न्यूटन फॉरवर्ड बोल दिया जाए, नीचे देकर न्यूटन फॉरवर्ड बोल दिया जाए, तब तो आप उन्हीं फॉर्मूले को यूज करो, फिर आप इतनी भी कोशिश कर लो आप। परंतु यदि सिर्फ इंटरपोलेशन की वैल्यू पूछी हो, फॉर्मूला ना दिया, नाम ना दे दिया जाए, सिर्फ ये पूछे भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, नाम ना देकर, तब फिर आप ये यूज करोगे फॉर्मूला।
यदि ऊपर वाली वैल्यू के नज़दीक है तो न्यूटन फॉरवर्ड, नीचे वाली के नज़दीक है तो न्यूटन बैकवर्ड, और बीच वाले के नज़दीक है तो सेंट्रल फॉर्मूला ही यूज करोगे। सेंट्रल फॉर्मूले के अंदर भी बच्चों बहुत सारी प्रोसेस हैं जो अलग अलग है, ठीक है। सेंटर वाले के अंदर भी बच्चों बहुत सारी प्रोसेस है जो अलग अलग है, ठीक है, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है, ओके। तो आइए इससे फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी, इसको यदि टेबल के बिना यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, कहीं के साइड स्टूडेंट के माइंड में एक बात आ सकती है, तो सीधा क्वेश्चन हो तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। देखो इसको ऐसा लिखा जाता है डेल, इसको शेपर्ड ऑपरेटर भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, शेपर्ड ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है, इसका बेसिकली मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि ई हाफ, ई क्या है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ई याद आ रहा है क्या, ई डिस्प्लेसमेंट, लिख देता हूँ साइड में, काम आएगा। ई एफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यहाँ से डेल इक्वल टू आता है बच्चों ई माइनस आई, और बैकवर्ड आता है आई माइनस ई इनवर्स। ये दो बातें आप याद रखोगे क्योंकि मेन की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। आपको याद रखना बेसिक जो पीछे आपने पढ़ा हुआ वो है। हाँ, कईयों कमेंट में एक क्वेश्चन आएगा अभी कि कुछ टॉपिक्स हैं जो शायद आपने छोड़े, तो मैं सिर्फ एक बार सिलेबस, मेरा उद्देश्य ये सिलेबस जितना खींचा जा सके खींच दूँ, ठीक है। इनका मतलब ये नहीं है कि हाँ काम चलाना है, ये जो मेन पोर्शन है वो करना जरूरी है, क्योंकि ड्यू फॉर कोरोना रीजन से जो भी है टाइम कम मिल रहा है और काम ज़्यादा है, तो जो मेन टॉपिक है वो सारे क्लियर होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों आपका जो कॉम्प्लेक्स वाला पेपर जो बीच में छोड़ा वो भी दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे देखो बच्चों, अब आपको सोचो यदि मैं इसे कुछ इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, इसे यदि इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, क्या इसके अंदर चेंजेस कुछ कर सकता हूँ जिससे कन्वर्ट हो जाए, इसमें कुछ चेंजेस हैं। यदि मैं e की पावर डेल है ना, मेरे को कंप्लीट e चाहिए, -1/2 कॉमन लूँ तो ये, सॉरी यहाँ पे बच्चों माइनस है, -1 यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा e माइनस आई, कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस डेल ऑपरेटर यानी जो शेपर्ड ऑपरेटर है उसका जो अभी तक हमने पहले पढ़े हुए फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शिफ्ट या आइडेंटिटी, उनके साथ सिर्फ एक रिलेशन जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा बहुत अच्छी तरीके से की है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यदि कोई डेल ऑपरेटर का क्वेश्चन है, जैसे इस डेल का शेपर्ड का, तो हम इनमें कन्वर्ट करके करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, सॉरी फॉरवर्ड, तो यदि इसकी पावर में कर दी जाए तो हो जाएगा ए की पावर -n/2, इसकी पावर, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और याद रखना बच्चों, ए की पावर हाफ एफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच, इसको क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स माइनस हाफ एच लिखा जाएगा, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। एक बच्चों रिजल्ट बन गया नहीं बन गया, रिजल्ट बना दिया ना मैंने। अब यदि इसी फॉर्मूले को मुझे परसेंटेज बनाना हो, आई माइनस ई इनवर्स बनाना हो, तो मुझे यहाँ पे ई की पावर हाफ माइनस हाफ और चाहिए ना, यहाँ पे आई तो इसको कॉमन लो फिर, तो ये डेल इक्वल टू, अगर मैं दोबारा लिख देता हूँ ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, यदि मैं ई की पावर हाफ कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई इनवर्स, और ये क्या होता है बैकवर्ड, तो देखो ये भी फॉर्मूला बन गया। यदि इसकी पावर में निकालनी हो तो आप कुछ ऐसा करोगे, देखिए इसको कितना इजी है चेंज करना,
लेकिन इजी चेंज करना तब लगेगा आपको जब आपको पीछे वाली जो प्रोसेस है वो सारी की सारी याद है। जो स्टूडेंट पीछे वाली प्रोसेस को बोल चुके हैं उनके कुछ याद नहीं है तो बच्चों फिर आपको डाउट रहेगा पक्का। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो पीछे की जो भी बेसिक प्रोसेस है वो आप याद रखो। जो भी कंपेरेटर साइड फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, हाँ, लेकिन जो मेन मेन बातें हैं जो हमारे काम की आपको उसका वो तो याद रखना चाहिए। ये जो सिर्फ सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला आपको समझ आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहुंच कर स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, आराम से इस पर नजर डाल सकता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट। मेरे कहने का मेन अर्थ है ये। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चेंज करना समझ आ गया होगा कि एक ऑपरेटर को दूसरे में चेंज कैसे करना है, कॉमन लेकर चेंज की। क्लियर है। एक बच्चों फिर नया ऑपरेटर आता है आपके लिए, एवरेज ऑपरेटर। ये क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट बारी आती है एवरेज ऑपरेटर की। देखिए एवरेज ऑपरेटर क्या होता है, यदि आप इसके ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट फोकस करें तो क्या रिजल्ट मिल सकता है वो देखिए। एवरेज ऑपरेटर को तो सबसे पहले तो याद रखो किससे दर्शाया जाता है, म्यू से। एवरेज ऑपरेटर को स्टूडेंट सबसे पहले आप ये याद रखो किससे दर्शाया जाता है, म्यू से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ ई वन बाई टू। वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, एक बार देखो कोई डाउट है, नॉर्मल सी बात है कि म्यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ई वन बाई टू प्लस ई माइनस वन बाई टू। ये आपका एवरेज ऑपरेटर है। अब बात आती है ये कि इसको डेल में यदि कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूँ, उसके साथ रिलेशन बनाना हो तो कैसे करूँ, सोचने वाली बात है ना। तो देखिए सबसे पहले आप देखो म्यू स्क्वायर क्या होगा, वन बाई फोर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस टू आई। ठीक है, लेकिन यदि मुझे ई माइनस यदि यहाँ पे होता तो यहाँ पे माइनस टू आई आता ना, तो मुझे यदि इसको डेल में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँ। थोड़ा सा तो सोचने वाली बात सिंपल सी है कि माइनस टू ऐड कर दूँ, सॉरी माइनस टू प्लस टू कर दूँ, क्योंकि उससे ये डेल में चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्या जाएगा देखो सोचो, तो ये हो जाएगा ई प्लस ई इनवर्स माइनस टू आई प्लस फोर आई। ठीक है, इसको टू ले लो, बात है चलो आई हटा दो। तो ये स्टूडेंट अब क्या बन गया, ई ऑफ हाफ माइनस ई माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस फोर। तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई फोर डेल स्क्वायर प्लस फोर। इस फोर को अंदर ले आऊँ तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा वन प्लस डेल स्क्वायर अपॉन फोर। ये स्टूडेंट रिलेशन होता है म्यू और डेल में। स्टूडेंट क्या होता है, रिलेशन होता है किसमें, म्यू और डेल में। यानी म्यू को डेल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और डेल को म्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। बाकी इन फॉर्मूले के साथ जो भी रिलेशन होगा बच्चों को हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने इतनी बताई, बस स्टार्टिंग की है सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले की। फिर सेंट्रल डिफरेंस टेबल कैसे तैयार करनी है आपको वो बता दिया। तैयार करने का तरीका ये, जो भी वैल्यू ज्ञात करनी है वो देखो किसके नज़दीक है, बीच वाले के नज़दीक है तब सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज होगा। टेबल सिंपल सी प्रोसेस है, जिसके नज़दीक है उसको एक्स नोट, ऊपर वाली माइनस वन माइनस टू ऐसे चलाओ, नीचे वाली प्लस वन प्लस टू। मान किसी भी सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सिर्फ वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, वैल्यू सही आएगी, ज़्यादा पास आएगी या दूर, एरर कम ज़्यादा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तो सीधा जो फॉर्मूला है वही आपको बता दिए, डेल और म्यू। ये आपका डेल होगा, ये आपका म्यू। इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि म्यू एफ एक्स क्या होगा, जैसे म्यू साइन एक्स पूछ लिया जाए या और कुछ डेल साइन एक्स, इस तरीके से जो प्रोसेस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और म्यू का आपको, सॉरी जो डेल है उसका मैंने
इन दोनों के साथ रिलेशन बता दिया है, तो यदि म्यू डेल वाला कंसेप्ट थोड़ा टफ लगे, इन पे आ जाओ। ऐसा तो आपका किया हुआ है, फिर इसको चेंज कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।